येस, राजू दादा आलेले आहेत. सेट राजू दादा. येस, ऑल सेट. येस, सगळे तुम्हाला नमस्कार करतायत. तुमची खूप आतुरतेने वाट बघत होते इतका वेळ. माझाही सगळ्यांना नमस्कार, सर्व प्रेक्षकांना नमस्कार. यस, जैसा कि मैंने दर्शकों से मैं बात कर रही थी कि पब्लिक डिमांड है, सबने मुझे रिक्वेस्ट की है कि राजू दादा से प्लीज रिक्वेस्ट करना कि अगर आज का प्रोग्राम मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. जो अपने मराठी स्टूडेंट्स है, फॉलोअर्स है, उनको भी समझ में आएगा. तो हम थोड़ा सा मैं मिक्स. कोशिश जरूर करूंगा हिंदी में बात यस. करने की. यस, बिल्कुल अगर बिल्कुल. कहीं मैं अटक गया तो तुम भी मुझे हेल्प करना, मदद करना. यस, और मराठी में भी आप बोल सकते हो. ये लाइव शो है, इनफॉर्मल हमारी ये वार्तालाप होने वाला है इसलिए, और हमारे सारे फ्रेंड्स है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल. तो कैसे हो आप राजू दादा? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है इस कला संवाद के माध्यम से गुरुजनों से, कलाकारों से बातें करना, उनसे उनके विचार, इस दौरान के विचार जानना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है. मुझे भी. यस, कैसे इस लॉकडाउन में क्या चल रहा है आपका? कैसा रूटीन है? ऑब्वियसली सबका रूटीन चेंज हो गया है, तो आपका रूटीन क्या चल रहा है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये लॉकडाउन बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. क्या बात है, क्या बात है. वैसे तो इस लॉकडाउन के पहले का मेरा रूटीन और अभी का रूटीन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है. हम्म. पहले पहले भी मैं दिन भर घर में ही रहता था, 8-10 घंटे रियाज करता था. आज भी वैसे ही घर में रहता हूँ, 8-10 घंटे रियाज करता हूँ हर रोज. हम्म. और ऊपर से लॉकडाउन में अभी कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है. मुझे मुझे फोन बहुत लोगों के कम आते हैं. कोई यहाँ ऐसे हमारे हम जो सिटी एरिया में रहते हैं ना, तो कोई भी हम्म. आते जाते रहता था हमारे घर. तो हाँ. वैसे आजकल कोई नहीं आता है, तो डिस्टरबेंस कोई हाँ. नहीं है. तो हम्म. फुल कंसंट्रेशन से रियाज हो रहा है. क्या बात है. और सिर्फ एक फर्क है, हम्म. और जो मुझे काफी महसूस होता है, वो कि पहले का जो रियाज था वो मेरे शागिर्दों के साथ, शिष्यों के साथ होता था. हाँ आज हाँ हाँ हाँ. वो शिष्य लोग सब अपने अपने गांव घर गए हैं. यस. तो अभी मैं अकेला ही रियाज कर रहा हूँ. ओ. उनको ओ. उनको उनको बहुत मिस कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. रियाज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा रियाज चल रहा है आपका? रूटीन में कोई फर्क नहीं हुआ है, लेकिन रियाज करने में, कि रियाज की सोच में फर्क तो आया है. हाँ पहले जो हाँ. मैं पहले जो मैं रियाज करता था, वो अभी इस वीकेंड में किनके साथ बजाना है, कॉन्सर्ट कहाँ है, राइट. सोलो है या गाने की संगत है या डांस की संगत है या सितार सरोद संतूर की संगत है, इसके हम्म. ऊपर मेरा रियाज का ये चलता था सोच. यस. हाँ उस हाँ. हिसाब से बिल्कुल. उस हिसाब से मेरा रियाज चलता था. लेकिन हाँ. अभी किसी के साथ, किसी का कोई कॉन्सर्ट नहीं है, किसी के साथ बजाना नहीं है. तो हम्म. मेरा ध्यान ऐसी चीजों पे आजकल है कि जिस चीजों का रियाज करना मेरा रह गया, हम्म. तो मैं उस चीजों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ. और हाँ. उन चीजों का रियाज कर रहा हूँ जिनका अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा आप कह मिला. सकते हैं, या थोड़ा सा अंधे अंधे का हो गया उनकी तरफ. ऐसे कुछ चीजों का मैं रियाज आजकल कर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अभी जो टाइम मिला है तो कुछ अलग चीजें, नई चीजें क्या चल रही है जो टाइम नहीं मिल रहा था? इतने प्रोग्राम्स, इतने शोज में आप बिजी थे, तो अब टाइम मिल रहा है तो क्या चल रहा है? यही मेरा क्वेश्चन था. हूँ. हाँ, ये है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से जो समय मिला है सब लोगों को, सब कलाकारों को, स्टूडेंट्स को, संगीत के, हम्म. वो मुझे लगता है एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हम्म. यानी हमारा जो हमारी जो कला है, संगीत कला, वो जो उसमें उसके जो 4 पिलर्स हैं, जैसे हाँ. कि शास्त्र, तंत्र, विद्या. विद्या और कला. हम्म. हाँ? हम्म. तो उसमें से हर एक चीज में कुछ ना कुछ सबका रह जाता है. हम्म. तो उसकी तरफ देखने का, यानी
उनके माध्यम से खुद की तरफ देखने का मौका इस लॉकडाउन की वजह से हम सबको अभी मिल रहा है। और Yes. मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स इसी प्रकार से रियाज करते होंगे और सब कलाकार भी ऐसे ही सोचते होंगे कि ये Yes. खुद की तरफ देखने का बहुत अच्छा मौका ऊपर वाले ने हमको दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि पहले के जमाने में जब उस्ताद लोग या पंडित लोग चिल्ला करते थे, चिल्ला, हाँ 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 हाँ, कि वो समाज में ही रहते थे, लेकिन किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते थे और 40 हाँ, दिन सिर्फ रियाज करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे 40 दिन। तो उस टाइप का मानो चिल्ला करने का मौका सबको मिल रहा है। Yes, okay, okay. पूर्वीचे लोक चिल्ला करायचे. चिल्ला म्हणजे 40 दिवसांचा तो एक रियाज करण्याचा एक प्रकार होता की 40 दिवस समाजापासून दूर राहायचं. म्हणजे समाजापासून दूर म्हणजे समाजाच्या बाहेर नाही, समाजातच पण कोणाशी इंटरॅक्शन नाही, सोशल डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्सिंग. 40 दिवस कुणाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये म्हणजे हे राहायचं नाही. नंतर बाकी दुसरं काही हे नाही. म्हणजे विपश्यना असते ना, विपश्यना एक प्रकारची ती विपश्यना की 40 दिवस सगळ्यांच्या पासून दूर राहायचं आणि तुमची कला आणि तुम्ही ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कुठलीही गोष्ट करायची नाही. म्हणजे टीव्ही, रेडिओ, न्यूजपेपर, मोबाईल आणि हे असलं काही करायचं नाही. सगळं दूर ठेवायचं, हे सगळं दूर ठेवायचं आणि फक्त विश्रांती घ्यायची, जेवण खाण करायचं आणि रियाज करायचा. असे 40 दिवस ते करायचे. आणि मी असं ऐकलं की 40 दिवस एकाच गोष्टीचा रियाज करायचा. एक कायदा घेतला तर त्याच कायद्याचा 40 दिवस रियाज करायचे वगैरे असं मी ऐकलंय. पण ती गोष्ट फार अवघड आहे की एकाच गोष्टीचा रियाज आणि असं सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आणि 40 दिवस करायचा. आणि त्यातही मी असं ऐकलं होतं की 16 तास रियाज करायचे तेव्हा त्या चिल्लामध्ये. बापरे. हे सगळं पण एक आपण मॉडर्न चिल्ला म्हणू आपण की मॉडर्न चिल्ला करायचा एक संधी आपल्याला परमेश्वराने दिलेली. येस येस येस. सगळ्या कलाकारांना, सगळ्या स्टुडंट्सना एक संधी मिळाली आणि त्या संधीचा भरपूर योग्य तो वापर करून घ्यावा, अशी माझी सगळ्यांना एक सजेशन. यस दादा, थोड़ा सा पीछे जाके हम देखते हैं कि जब आपने सीखने के लिए जॉब छोड़ा, इंजीनियरिंग किया था और सीखने के लिए जॉब छोड़ा, अब आज अगर आप उस बारे में सोचते हो तो एक धाडसी, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की धाडसी निर्णय तेव्हाचा काय, मी असा कसा निर्णय घेतला असं आता कुठे वाटतं का? असं कसं अचानक हा निर्णय घेतला? म्हणजे खूप आत्ता सुद्धा असा निर्णय घेताना घाबरलं, म्हणजे पटकन असं लगेच निर्णय घेणं फार अवघड आहे. तर त्या काळात तेव्हा काय वाटतंय? हाँ, वो एक थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब मैंने वो डिसीजन ले लिया कि जॉब छोड़ के गुरुजी के पास बम्बई में जाके रह के तबला सीखने का, तो उस टाइम मुझे वो कोई इतना साहसी निर्णय नहीं लगा था. अच्छा. मैं सच में कह रहा हूँ कि उतना साहसी, वो अलग निर्णय था, लेकिन इतना साहसी नहीं था जितना आज अगर कोई सोचता है तो हो सकता है वो. यस. हाँ. उस समय के सब अलग ही समय था वो. तब इस प्रकार का विचार करके संगीत सीखने वाले लोग वैसे कम थे, और क्योंकि वैसे संगीत सीखने वाले लोग कम थे इसलिए कंपटीशन कम थी. ये एक राइट. दूसरी बात ये है कि ये जो बात चल रही है वो मैं 86 में मैंने ये डिसीजन लिया था. ये करीब 34-35 साल हो गए उसको. तो अलग ही जमाना था, अलग ही टाइम था. और उस जमाने में सब लोगों की नीड्स बहुत लिमिटेड थी. हाँ, ओके. हाँ, बहुत लिमिटेड. यानी उस समय में किसी के पास 2 व्हीलर होना
ये भी बहुत बड़ी बात होती थी, यानी बहुत लोगों के पास, मेजोरिटी लोगों के पास टू व्हीलर होती ही नहीं थी। साइकिल। तो फोर व्हीलर की हाँ तो बात ही छोड़ी है। और हाँ। तब वो टीवी नहीं था, कंप्यूटर यस। नहीं था, इंटरनेट, मोबाइल, ये कुछ नहीं था। तो राइट। नीड्स बहुत कम थी। तो एक फाइनेंशियल बर्डन जो आजकल के हम्म। स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, वैसे कुछ राइट। वैसे बर्डन था नहीं। ओ। हाँ हाँ। जीना जीना वैसे बहुत आसान था उस टाइम। ऐसे मुझे हम्म। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि हम्म। अगर आज के समय में कोई ऐसा डिसीजन ले ले तो उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। उतना स्ट्रगलिंग, उतना डिफिकल्ट टाइम उस वक्त तब नहीं था, नहीं ऐसे था। मुझे ऐसे मुझे शायद मैं हम्म। गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे जो मुझे लगता है। आपका जो, हाँ, आपका तो थॉट क्या था? हाँ हाँ, वही। हाँ, क्योंकि एक एक मैं आपको बताऊं कि मैं इंजीनियर था, जॉब कर रहा था, और फिर जॉब छोड़ के चला गया। मैं क्यों इतना आसानी से ये डिसीजन लेके चला गया? क्योंकि उस टाइम में पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ पूरे हाँ महाराष्ट्र। हाँ हाँ। और किसी भी इंजीनियर को जॉब मिलना ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हम्म। इंजीनियर होना तो जॉब कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। हाँ हाँ। तो वो एक सिक्योरिटी थी। हम्म। आज तो आज के समय में मैं पूना में ही करीब 70-75 इंजीनियरिंग राइट। कॉलेजेस सिर्फ पूना में है। पूना में तो ही पूरे है, हाँ, महाराष्ट्र में एक ही कितने सिटी में होंगे? है। तो कंपटीशन बढ़ पूरे गई है। महाराष्ट्र में कितने होंगे? तो वो हम्म जॉब सिक्योरिटी इंजीनियर्स की तब बहुत अच्छी थी, जो आज नहीं। हाँ हाँ हाँ। और तो ऐसा आज कभी कोई हाँ इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के ये सोचता है कि मुझे सीखना है, हाँ। तो वो बहुत ही धारसी, बहुत ही साहसी निर्णय होगा आज आज के यस। जमाने में। तब उतना वो बिल्कुल नहीं था, नहीं उतना था। नहीं और था। और फिर जब मैं वही। हम्म, जब मैं स्टेज पे बजाना मैंने शुरू किया, तब पूना में सिर्फ 2 ही तबला वादक थे। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ मेरे जनरेशन के 2 ही हाँ। तबला वादक ओ। कि, अच्छा। कि जो गाने के साथ बजाते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ बजाते थे, डांस के साथ बजाते डांस के थे। साथ, अच्छा अच्छा। से 2 ही मेरी जनरेशन के 2 ही तबला वादक थे। ओ। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलना भी इतना यानी इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ कि हाँ मुझे हाँ अपने हाँ आप हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। और हाँ। इन्हें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम वो इतना साहसी कंपटीशन निर्णय नहीं था, थी, और ये, हाँ हाँ। ऐसे मुझे लगता है। अलग सोच थी, अलग हाँ जरूर अलग हाँ सोच थी, क्योंकि हाँ। कोई इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के ये ऐसा ऐसा सोचता नहीं था। लेकिन अलग हम्म सोच जरूर थी, लेकिन हम्म। बहुत साहसी था, ऐसे मुझे तब नहीं नहीं लगता लगा है। था। आज आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम्म। मैंने वाकई वो निर्णय लिया, वो अच्छा ही किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आ, फिर ऐसा, तब तो आपने निर्णय लिया और थोड़ा लेट शुरू किया, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या अगर बचपन से ही मैंने उतनी ही जितनी जोरों शोरों से तालीम आपने बाद में शुरू की, उतनी पहले से ही बचपन से ही की होती तो शायद कुछ फर्क पड़ता। शायद आपने तो आपने तो अब मकाम हासिल किया ही है, वो जो ऊंचाई है वो आपने हासिल की ही है, पर फिर भी ऐसा लगता है आपको? ऑफ कोर्स, शायद शायद नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जरूर फर्क पड़ता था। हम्म लेकिन मेरा ये पक्का मुझे विश्वास है कि हर एक चीज के लिए सही टाइम और सही सही टाइम पे वो चीज होना, ये जो नियति हम जिसको बोलते हैं ना, उसके हम्म। उसका प्लानिंग सब रहता है, ऊपर वाले का सब हम प्लानिंग उससे कुछ रहता नहीं कर सकते, हाँ, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। है। वैसे मैंने बचपन में सीखा था तबला। हाँ मैंने हाँ। यस। बचपन में जब मैं 7 साल का था, तब मैंने हमारे पास में ही सामंत गुरु जी करके बहुत अच्छा तबला गुरु थे, उनके हम्म पास मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे। और हम्म उन्होंने उनके पास में 4-5 साल सीखा था, 4 साल हम्म कम से कम पक्का सीखा था। हम्म हम्म। लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, वो तालीम जैसे नहीं था, वो क्लास था, हाँ हाँ, हॉबी नॉर्मल क्लास। क्लास था, हॉबी क्लास, कि हम्म हफ्ते में 3 बार 1 घंटा, ऐसा वो हम्म हॉबी क्लास था। हम्म और वो हॉबी तक ही सीमित रह गया मेरा।
और क्योंकि वो हॉबी तक ही सीमित था, इसलिए जब बाद में हम्म बाकी एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज और स्कूल में स्टडीज का थोड़ा सा ये जब बढ़ गया, तब धीरे धीरे वो तबला पीछे रह गया। और हम्म, एक दिन ऐसा आ गया कि मैंने उनके पास जाना मेरा बंद हो गया, मैंने छोड़ बंद हो दिया। गया। हम्म और वैसे 5-6 साल गए हम्म, कि मैंने ब्रेक हो गया। हम्म तबले को हाथ भी नहीं लगाया था, 5-6 साल हम्म। ऐसे हो गया। तो अगर वो वक्त नहीं जाता था और मैं कंटिन्यू करता था, तो शायद आज मैं कुछ अलग होता था, ऐसे मुझे लगता है। एक मिनट। एक सवाल पूछा है, एक मिनट, ऋग्वेद देशपांडे, डू यू थिंक एजुकेशन, एक मिनट मुझे आ रहा है सवाल, एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन म्यूजिक लॉजिकल थॉट प्रोसेस? हाँ, है। मुझे मेरे हाँ। शायद समझ में आया है उसका क्वेश्चन, हम्म कि संगीत के लिए एजुकेशन ये मस्ट नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे नहीं है कि सब अच्छे, अगर आप अच्छा एजुकेशन नहीं लेते तो अच्छे कलाकार नहीं बन पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट आपके कला में हो सकता है। जैसे आपको मैं पूछना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग आपने उसके किया है देखिए, तो। हम्म। उसके प्लस माइनस दोनों हैं। हाँ हाँ अब हाँ अगर एजुकेशन लेते रह गए तो उसमें आपको काफी टाइम देना पड़ता है। हाँ, वो भी है। वही अब टाइम अगर आपने म्यूजिक को दे दिया, जैसे हम्म हमारे देश में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें सिर्फ म्यूजिक ही लोग करते हैं, हम्म वो संगीत हम्म नहीं है। हम्म अभी जो शाकिर खान है, वो उनके फैमिली की 8वीं या 9वीं जनरेशन है। हम्म हाँ, उस्ताद हम्म। शाहिद परवेज के जो हाँ, लड़का बिल्कुल शाकिर बिल्कुल, खान है। सितार तो बजाते हैं। ऐसे 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 हमारे इसमें म्यूजिक वर्ल्ड में ऐसे कई फैमिलीज है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन म्यूजिक ही वो करते आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्योंकि शुरू से ही म्यूजिक में है, शुरू से म्यूजिक में है, तो वो जल्दी वो एक एक मिनिमम लेवल मुकाम उसको वो हम्म अचीव, ऐसे मुझे हम्म लगता है। लेकिन पर जो मेरे जै, अ, मेरे जैसे जो सीखते ही रहते हैं, एजुकेशन लेते रहते हैं, वो शायद वो एजुकेशन लेने में उनका टाइम थोड़ा सा म्यूजिक के लिए थोड़ा सा ये होता है, क्या हम्म। बोलते हैं उसको, फ्रूटफुल नहीं रहता है। हाँ तो मुझे लगता है कि संगीत के लिए एजुकेशन लेना ये जरूरी है, यानी हाँ दूसरा एजुकेशन हाँ ये हाँ। जरूरी है, मुझे लगता नहीं है। आपको आपके कला में इंजीनियरिंग का इनडायरेक्टली डायरेक्टली फायदा होता है? आ, मैं उसको थोड़ा सा अलग एक जवाब देना चाहता हूँ। हम्म। हम्म, शुरुआत मेरे बचपन से करता हूँ, हाँ? हाँ बिल्कुल। जब मैं बिल्कुल छोटा था, मेरे घर में कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं है। हम्म। फिर मेरे घर में एक म्यूजिकल वातावरण बिल्कुल पहले था, से था। पहले से ही था। मेरी हम्म। एक मेरी बहन क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, मेरी एक मौसी सीखती थी, अच्छा मेरी मेरी नानी वो एक बहुत ही मशहूर कीर्तनकार थी। अच्छा। अ, तो ये घर में एक म्यूजिक का माहौल था, लेकिन हम्म। प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का कोई ये नहीं था। लेकिन एक म्यूजिक, सब सब म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक पसंद के करते क्षेत्र थे। में पसंद करते थे, सुनते थे हम सब लोग। बिल्कुल। और मेरी माँ तो मुझे बहुत बचपन से अलग अलग कॉन्सर्ट को ले जाया करती अच्छा थी, अच्छा। छोटा था तो। मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब, आज मेरी उम्र 57 है ना, करीब करीब 50-52 साल में मैंने विदाउट ब्रेक मैंने सवाई गंधर्व अटेंड किया। ओ ओ, क्या बात है। इतना छोटा था जब जब समय सवाई गंधर्व के मैं जाता था, यानी मेरी माँ मुझे लेके जा हाँ जाती। ऑब्वियसली, पर हाँ। और ओ। उस टाइम तो वो रात का होता था, पूरे यस तीन यस। पूरी, यानी रात को 9 बजे शुरू होता था और सवेरे 9 बजे तक सुबह। चलता था बिल्कुल। ऐसे। तब भी हाँ। वो मुझे वो ले जाती थी। और ओ। मुझे पहले साल जब वो मुझे लेके गई थी हाँ। सवाई गंधर्व में, उस टाइम
पंडित गोपी किशन जी का वहाँ पे परफॉर्मेंस था। अच्छा, कितने साल के रहे होंगे आप? मैं 5-6 साल का था तब। अच्छा, अच्छा। यानी मुझे हम्म। म्यूजिक कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझे लेके जाती है। हाँ। हम्म। और फिर वो स्टेज पे आ गए और उन्होंने वंदना वगैरह ऐसे कुछ स्टार्ट हम्म। किया। और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आप मेरे साथ तबले की संगत कर रहे हैं हम्म। बनारस के दिग्गज तबला वादक पंडित गुदई महाराज, जिसको अच्छा। हम सब शांता प्रसाद जी के नाम से जानते हैं। हाँ, 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 तो हाँ। वो सुनते ही पूरा पेंडोल में ऑडियंस पूरा खड़ा हो गया, तालियां हाँ, बज हाँ, रही हाँ। बहुत। और वो अंदर हाँ, से हाँ, हाँ। निकले थे, वो स्टेज पे आए, उन्होंने सब लोगों का ये क्या वंदन किया और वो तबले पे बैठे। तो वो जो एक सीन था वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया कि इतना एक तबला हाँ, को इतना तालियां मिल रही है और सब वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, और हाँ, 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 हाँ। तब मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि मुझे तबला वादक बनना है। और हाँ। उस मुझे कोई भी जो जो पूछता था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं बोलता था मुझे शांता प्रसाद जी बनना अच्छा। है। हाँ, तभी वो जो, हाँ, माहौल देखा था आपने। हाँ, हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो जो फैमिली में जो म्यूजिक का माहौल था, और वो फिर वो जो शांता प्रसाद जी का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा पहली बार, हम्म। उस हम्म। मैंने मेरे दिमाग में कुछ एक अंदर ही यस। हाँ। ये ठान लिया था कि मुझे तबला वादक बनना है। अच्छा, अच्छा। हाँ। वो वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रॉन्ग विल अंदर अंदर ही थी, अंदर ही थी हाँ, हाँ, है ना। हाँ, 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 हाँ। तो मैं सामन गुरु जी के पास जाने लगा, तो उसको थोड़ा सा वो उसको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा और आगे गया वो विल। हम्म। लेकिन हम्म। फिर भी शायद क्योंकि हमारे घर में कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन था नहीं, इसलिए वो इतना इतना हाँ, जे जी मराठीत बोलतो की मला असं बिलकुल. वाटतं की डोळसपणे तुझ्याकडे असं आम्ही कोणीच बघितलं नाही. बरोबर. हां, हां, हां. की काय करायचं असतं, काय असतं पुढे, असं घरात. हां, बरोबर. कारण त्यामुळे कोणालाच ते माहित नव्हतं. त्यामुळे बरोबर. हळूहळू फिर वो जब ब्रेक हो गया, हं, ये मेरा तबला सीखना ब्रेक हो गया, एक 5-6 साल की गैप होती। फिर मैं हं, इंजीनियरिंग कॉलेज गया। हाँ, हं, इंजीनियरिंग हं. कॉलेज में गया तो मुझे वहां पे आज के जो प्रसिद्ध गायक हैं पंडित विजय कोपरकर, वो मिले। अच्छा. हां, हां. वो आज एक ही बैच के इंजीनियर हैं। तो वो तब अच्छा. मुझे मिले गया। हाँ, हं, इंजीनियरिंग हं. कॉलेज में गया तो मुझे वहां पे आज के जो प्रसिद्ध गायक हैं पंडित विजय कोपरकर, वो मिले। अच्छा. हां, हां. वो आज एक ही बैच के इंजीनियर हैं। तो वो तब अच्छा. मुझे मिले। फिर उनकी वजह से मेरा फिर से उनके साथ मैंने तबला बजाना शुरू किया। और मैं कॉलेज में? फिर तबले की कॉलेज में? तरफ, हाँ, हाँ, मैं फिर तबले अच्छा. की तरफ आ गया। तो ओके, जो ओके. बचपन से एक जो दिमाग में एक जो स्ट्रांग विल थी, वो हुँ, हुँ, फिर से आ गया। हुँ. 5-6 साल हाँ. थोड़ी सी पीछे चली गई तो फिर से आगे आई। फिर मैंने यस. वो हुँ, उस टाइम मेरी दोस्ती, मेरे जो हम उम्र के जो कलाकार थे हुँ, उस टाइम, सितार हुँ. वादक सुधीर फड़के, अच्छा. संतूर वादक डॉक्टर धनंजय दैठणकर, दैठणकर. ओके. हार्मोनियम वादक डॉक्टर अरविंद थत्ते, ये सब लोग ओके. हम एक उम्र के थे। तो हमारा एक ओके. ऐसा ग्रुप हो गया। और क्या मैं बात सबके है. पास जाता था रियाज करने के अच्छा. लिए मैं सिर्फ ठेका ही बजाता था उस टाइम। हाँ, हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ. लगता है कि मैं एक उस माहौल में इंजीनियर, आप जा रहे थे, म्यूजिक के हाँ, माहौल में आप. तो हाँ. ये सब कहने का मैंने इसलिए कहा कि आपने जो पूछा ना कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का आपके लिए, आपके इस तबले के लिए कुछ हेल्प हुआ, यस. तो वो हाँ, इस तरह का हेल्प हाँ, हो गया कि मैं हाँ. वापस फिर तबले की हम्म. तरफ आ गया। जो मैंने तबला साल बजाया नहीं था, बिल्कुल टच भी नहीं किया था, मैं हम्म. वापस तबले की तरफ आ गया। ये हम्म. ये ये एक आप बोलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये इंजीनियरिंग हाँ. का एक मुझे बहुत ही ये हो गया, इंजीनियरिंग करने का मुझे एडवांटेज हो गया। यस, क्या बात है, क्या बात है. फिर गुरुजी के साथ कैसे थे, कितने साल आप मुंबई में थे गुरुजी के साथ? हाँ, फिर ऐसे हो गया कि मैं इंजीनियर हो गया, फिर जॉब करने लगा। और फिर हम्म. अनफॉर्चुनेटली मेरे जो गुरु थे पहले
सामंत गुरुजी उनकी वो चल बसे। हम्म फिर उनके उनके पहली बरसी में हम्म जो पुणे में लक्ष्मी, उस जमाने उस टाइप लक्ष्मी क्रीड़ा मंदिर करके एक जगह होती थी जहाँ सब क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते थे। अच्छा। तो वहां पे उनकी पहली बरसी मनाई गई, जिसमें अभी के जो मेरे गुरुजी हैं सुरेश पंडित जी, हाँ सुरेश, जी। उनका तबला सोलो था, और वो सुन के मैं अच्छा बहुत प्रभावित हो गया। अच्छा। वो 86 था, 1986। ओके। मैं 84 को मैं इंजीनियर हो गया, 2 साल मैंने जॉब किया, फिर 86 में ये घटना हो गई कि मैंने उनका तबला सोलो सुना, और मुझे जो मेरी एक दबी हुई इच्छा थी ना कि तबला हाँ, वादक, वो फिर से स्ट्रांग जाग हो गई, उठी। और मुझे जाग उठी। और मुझे लगा कि इनके पास सीखना चाहिए, हम्म तो मैं उनके पास गया सीखने के लिए 86 हम्म में। तो अच्छा। 86 टू ऑलमोस्ट 90, तो हम्म 4-5 साल में मैं ये जो 4-5 साल रहे थे हम्म मेरे, उसमें से ज्यादा टाइम मैंने गुरुजी को दे दिया। मैं हम्म बम्बई में उनके पास रह के सीखा। हम्म जब वो बम्बई में नहीं रहते थे तभी मैं पुणे आता था, या मेरा अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सर्ट विजय कोपरकर, सुधीर फड़के, धनंजय हाँ, ठनकर, दोस्तों के अरुण साथ। खत्री, उनके उन दोस्तों के साथ होता था, तो उसके लिए मैं पुणे आता था। वरना मैं हमेशा 4-5 साल में बॉम्बे में रह के हम्म सीखा एट ए स्ट्रेच। हम्म फिर सीखना तो अभी भी चालू है, यस। अभी भी अभी ठीक है। फिर उसके बाद जब 1990 आ गया, तब मेरी उम्र तो 27 हो रही थी, और मैं कुछ कमा नहीं रहा था, हम्म ज्यादा कमा नहीं रहा था ना, तो सब हम्म टेंशन, घर वालों को टेंशन आ गई। तो फिर तो फिर उन्होंने गुरुजी से बात की, फिर गुरुजी ने मुझसे बात की, और गुरुजी ने भी कहा कि अभी तुम पुणे वापस जाओ और कुछ अर्थार्जन का कुछ सोचो। हाँ हाँ। तो मैंने मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है श्रीकांत हम्म करके, श्रीकांत, उसके साथ मैंने एक बिजनेस शुरू किया, हम्म आरजी जी इंजीनियरिंग। अच्छा। आरजी इंजीनियरिंग, हाँ। हाँ। वो जब मैं बिजनेस करता था, तब भी मैं हर वीकेंड को बम्बई जाके उनसे सीखता था, गुरुजी से। अच्छा। हम्म ऐसे 10-12 साल चल रहा। फिर अच्छा। एक पॉइंट ऐसे आ गया कि अभी कुछ एक करना चाहिए, कि या तो इंजीनियरिंग का करियर या तबले का। हाँ तो हाँ मैंने हाँ, अच्छा, मतलब बहुत साल ऐसे बाद में ऐसा भी हुआ कि आप दोनों एक साथ कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, ओ मैं ओ ऑलमोस्ट ईयर 2000 तक मैं दोनों कर रहा था। अच्छा अच्छा। और 2001 में मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे सिर्फ तबला ही करना ओ अच्छा अच्छा। पर यहाँ है। जब जॉब करते थे तब आप? इंजीनियरिंग का हेल्प ये भी हो गया कि हाँ मेरी जो एक साइड थी फाइनेंशियल, यानी अर्थार्जन, हाँ राइट। वो उसका कोई कोई ऐसे बर्डन मुझ पे कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे टेंशन मालूम, मिटलं। हम्म टेंशन हम्म टेंशन कभी नहीं। वो भी हम्म इंजीनियरिंग का हेल्प हेल्प मुझे मिला अच्छा, मेरे पण मग मेरे तबले के करियर के लिए। येस, पण मग इथे जॉब म्हणजे तुमचं बिझनेस करून सुद्धा तुमचा रियाज चालूच होता मात्र? हाँ, मैं तो मेरा जो ऑफिस टाइमिंग था वो ऐसे ही 10 से 6-7 ऐसे ऑफिस टाइमिंग रहता था मेरा। तब हम्म मैं सवेरे 5 बजे उठता था। अच्छा अच्छा। 5 बजे उठता था, और सवेरे 6 से 9 बजे तक मेरा रियाज करता था। फिर उसके बाद मैं फिर तैयार होके ऑफिस का काम करता था। ओ तो एक बात ये भी थी कि पहले ऑफिस थोड़ा सा यानी आधा किलोमीटर दूर था। बाद में तो हम्म मैंने ऑफिस ऑफिस भी घर में ही लेके आया मैं। तो घर में ही था सब, तो वे क्या आने बात जाने है, की टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो मेरे क्या दो बात है, तीन घंटे रोज सवेरे रियाज करता था, फिर शाम को भी करता था रियाज। इसलिए रियाज करने मैंने कभी छोड़ा नहीं, कभी भी क्या छोड़ा बात है, नहीं। क्या बात है। तो एक रियाज करने की लगन जो 86 में मुझे गुरुजी के पास जाके मिली, वो अभी हाँ, तक है, अभी क्या तक है। बात है, क्या बात है। एक प्रश्न विचारला होता कोणीतरी, मी जरा मागे जाते. एक तर होता, मला आठवतंय, मी नाव विसरलीये, की तुम्ही जेव्हा इथे सवाई गंधर्व मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा तुम्ही केव्हा परफॉर्म केलं?
तर तो अनुभव कसा होता हे मला कोणीतरी विचारलं, म्हणजे इथे विचारलंय, मी एकदा नाव पण बघते, तोपर्यंत तुम्ही उत्तर दिलात तरी चालेल. सवाई गंधर्व मध्ये मैंने पहली बार शौनक 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 ताडे. सवाई गंधर्व मध्ये मी पहिल्यांदी 86 मध्ये वाजवलं. 86 87 मध्ये वाजवलं पहिल्यांदी. आणि ते संध्या फडके म्हणजे सुधीर फडक्यांच्या भगिनी, त्या पण अन्नपूर्णा देवीच्या शिष्या होत्या आहेत म्हणजे. तर त्यांच्याबरोबर मी पहिल्यांदी 87 मध्ये वाजवत होता सवाई गंधर्व मध्ये. माय फर्स्ट अपीअरन्स. पण जेव्हा तुम्हाला कळलं की तुम्ही आता जिथे जे काही वर्षांपूर्वी तुम्ही स्वप्न बघितलं होतं आणि तिथेच त्याच रंगमंचावर आणि तबलावादक म्हणून, पुण्याचे तबलावादक म्हणून, जसं सामता प्रसादजींचं तुम्ही सांगितलं, तर तिथे मला वाजवायला मिळणार आहे, तर एक तो क्षण काय आठवतंय अजून, की पहिल्यांदा जेव्हा तुम्हाला कळलं होतं? मी म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा मला कळलं की मला वाजवते तेव्हा आनंदही खूप झाला आणि टेन्शनही खूप आलं. एवढ्या मोठ्या स्टेजवरती वाजायचं म्हणजे मला भयंकर टेन्शन आलं. पण जी गेली 4-5 वर्ष म्हणजे 87 सालची गोष्ट आहे, पण त्याच्या आधीची 4-5 वर्ष मी जे रेग्युलरली सुधीर फडके आणि त्यांची भगिनी, त्यांची बहीण संध्या फडके यांच्याबरोबर रियाज करायचो, त्यामुळे तसं ट्युनिंग जमलं होतं आणि अपरिचित कलाकाराबरोबर मला वाजवायचं नव्हतं. ते टेन्शन होतं मला, ते टेन्शन होतं, म्हणजे वाजण्याचं टेन्शन होतं. पण एवढ्या मोठ्या प्रेक्षकांच्या समोर वाजवायचं. मला आठवतंय मी जेव्हा पहिल्यांदा त्या स्टेजवर चढलो तेव्हा सगळीकडे बघतोय तिकडे माणसं, ते बघून असं एकदम असं दडपण आलं होतं मला. आणि समोर मोठे मोठे गुरुजन तेव्हा सगळे असायचे झाडून, भीमसेनजी स्वतः असायचे, खूप लोक मोठमोठे कलाकार तेव्हा ऐकायला असायचे. तो तर वेगळाच, म्हणजे ते टेन्शन तर वेगळंच. गुरुजी काय म्हटले होते? गुरुजी नाही, ऍक्च्युली गुरुजींची आणि माझी काय इंटरेक्शन तेव्हा याविषयी झालं ती मला इतकी आता आठवत नाहीये. परंतु मला नक्कीच असं वाटतं, मला असं नक्कीच वाटतं की ते थोडंसं माझं लवकर काय लॉन्चिंग झालं असं मला वाटतं, की पूर्ण म्हणजे त्या लेवलला पोहोचायच्या आधीच मी तिथे वाजवले की काय, असं मला आता वाटतं. ओके. तुम्ही जो आप मेहनत करते हो उसको तो सबको पता है, उसके लिए तो सलाम है. आप यूथ आइकॉन हो कि इतनी लेट शुरू करने के बाद आपने वो मकाम हासिल किया है. तो मतलब जब भी मैंने खुद ने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं तो पूरा ऑडियन्स पूरा रंगमंच पर फैला हुआ होता है. मतलब पुरा प्रेक्षागृह ज्याला आपण म्हणतो की ते भरलेलं असतं, मधल्या लेन्स भरलेल्या असतात आणि विंग्स भरलेले असतात. मग लोकांना जागा नसते, तेव्हा तुम्ही त्यांना रंगमंचावर आजूबाजूला बसवता. म्हणजे क्लासिकल म्युझिकसाठी, तबला वादनासाठी ही उंची तुम्ही म्हणजे हे तुम्ही मिळवलेलं आहे आणि अर्थात ते मेहनतीनं, समर्पणानं. नाही, हे मी मिळवलेलं नाहीये. हे जे सगळं आहे ना, की तबल्याला जे एवढं फॉलोइंग निर्माण झालंय त्याची सुरुवात ही उस्ताद अहमद जान थिरकका साहेब आणि उस्ताद अमीर हुसेन कासाहेब यांच्यापासून सुरुवात झाली. अगदीच बरोबर आहे. पण पुण्यामध्ये पाहिलं तर त्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये प्रसादजी दिग्गजांनी तबला खूप लोकप्रिय केला. हो, बरोबर आहे. म्हणजे मी जेव्हा लहान होतो ना त्या काळात सामता प्रसादजी दरवर्षी यायचे सवाई गंधर्व मध्ये. त्याचं कुठल्याही प्रकारचं सोशल आणि मीडिया आणि असं काही नसताना त्यांना आता झाकीरबाई किंवा इतर दिग्गजांना जशी प्रसिद्धी आता आहे तशीच प्रसिद्धी त्यांना होती. आणि मग ऑफकोर्स त्याच्या नंतरच्या पिढीमधले हे जे 5 दिग्गज आहेत, गुरुजी, झाकीरबाई, आनंददा, स्वपनदा, कुमारदा, यांच्यामुळे तबला अजून खूप लोकप्रिय झाला. आणि तुम्ही कुठल्याही क्लासिकल म्युझिक इन्स्टिट्यूट मध्ये गेलात, अकॅडमी मध्ये गेलात, तर सगळ्यात जास्त स्टुडंट हे तबल्याला असतात. हो. तर तबला इतका लोकप्रिय आहे आणि तबल्याचे विद्यार्थी इतके आहेत. हो. आणि त्यातून पुणे हे आता तबल्याचं एक वन ऑफ दी मेजर सेंटर्स आहे. येस, खरंय. कारण
गुरुकुल सारखे गुरु आहेत, अनेक चांगल्या उच्च दर्जाचे कलाकार आहेत, तबला वादक आहेत येस. पुण्यामध्ये. त्यामुळे येस. पुण्यामध्ये तबल्याच्या ऍक्टिव्हिटीज खूप होत असतात. म्हणजे हो. काय कॉन्फरन्सेस असतील, तबला सोलो प्रोग्राम्स असतील, असतात. असे हो. सेमिनार्स म्हणजे मला असतील, असं खूप वाटतं होत असतात. भारतातलं मला आठवतंय काही वर्षांपूर्वी एक 12-13 वर्ष झाले असतील, भारतातलं पहिलं तबला काय म्हणतात सेमिनार, 3 का 4 दिवसांचं तबला सेमिनार युनिव्हर्सिटीत भरलं होतं. सगळे भारतातून दिग्गज लोक त्याच्यामध्ये आले होते आणि आपली हजेरी लावली होती. त्याच्यात वादन होतं, त्याच्यात चर्चा सत्र होती आणि खूपच खूपच कमाल होतं ते. म्हणजे 10-12 पण नाही, कदाचित जास्त वर्ष असतील. माझ्यामुळे असं गर्दी होते असं मला काही वाटत नाही. ही तबला करता चांगला म्हणजे तबला ऐकणाऱ्या लोकांची संख्याच खूप आहे आणि त्यामुळे कुठल्याही चांगल्या तबला वादकाकरता ही गर्दी होतेच. पण तरी मेहनत, समर्पण, निष्ठा ह्या ज्या गोष्टी आहेत, तर रियाजाची मूल्य ती तुम्ही सांभाळली आहेत, ती तुम्हाला कळली आहेत असं म्हणायला पाहिजे. तर एक यूथ आइकॉन म्हणून हमारे जो स्टूडेंट्स है, आप उनको क्या कहना चाहोगे मेहनत के बारे में, कि क्या करना चाहिए? एक थोड़ी सी गाइडलाइन अगर उनको दोगे तो वो थोड़ा सा उस दिशा में काम करेंगे. मतलब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, पर एक थोड़े से एक गाइडलाइन होती है ना, तो उससे उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी. हाँ, देखिए तबला एक ऐसा साज है जो फिजिकल इनपुट जिसके लिए सबसे ज्यादा लगता है, ऐसे मुझे लगता है. फिजिकल रियाज जिसको हम बोलते हैं. क्योंकि एक तो ये एक उंगलियों से बजाने का साज है और दोनों हाथ को अलग अलग कंट्रोल डेवलप करना होता है इसमें. और फिर उसको कसदार बजाना होता है. तो इसलिए ये मेहनत बहुत लगती है. सब तबला वादों को बहुत रियाज करना पड़ता है और बहुत साल बीतते हैं रियाज करते, तब एक मिनिमम लेवल तक वो आते हैं. तो मेहनत, ये रियाज, ये बहुत जरूरी है. बहुत इतना जरूरी है कि मैं तो हमेशा मेरे सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि घनघोर रियाज बहुत मैंने इतना रियाज करो. घनघोर रियाज यही शॉर्टकट, दूसरा शॉर्टकट ही नहीं. तबला बजाने के लिए तो यही शॉर्टकट है. मुझे याद है कि गुरुजी ने हमको कहा था कि एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का वो ये था कि आप एक बार एक चीज को बजाओगे, रियाज का कितना महत्व है उसके लिए उन्होंने कहा, पलुस्कर जी ने, कि आप एक बार एक चीज को बजाओगे, 10 बार बजाओगे, 100 बार बजाओगे तो आपको याद हो जाएगी. 500 बार बजाओगे तो आप उसको कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. लेकिन अगर 1000 बार बजाओगे तो उसको एक तेज आने लगता है, तेज. जसं तासल्यावर गोष्ट तासल्यावर त्याचं जे तेज. रियाज म्हणजे थोडक्यात परीस आहे, परीस. बरोबर आहे. जितकं तासू तितकं. आणि तुम्ही ते कुठल्याही गोष्टीचं सोनं करू शकता रियाजात. अगदीच. क्या बात है. म्हणजे साध्या गोष्टींचा सुद्धा इतका इफेक्ट होतो जर तो माणूस रियाजी असेल आणि सिद्धहस्त असेल, तर साध्या गोष्टींचाही श्रोत्यांवरती खूप इफेक्ट होतो. अगदीच बरोबर आहे. आणि खूप म्हणजे मी तबल्यातली नाहीये, पण तरी मला असं वाटतं की उगाच फास्ट वाजवण्याकडे जो काही मुलांचा कल असतो, तर काय सांगाल त्याच्याबद्दल? हा, ऍक्च्युअली फास्ट वाजवणे ही ऑफकोर्स एक क्वालिटी आहे तबल्यामध्ये. हो, पण म्हणजे मला असं वाटतंय की मी जेव्हा तबला शिकत होतो तर एखाद्या तबला वादकाने म्हणजे एखाद्या माझ्याच लेवलच्या तबला वादकाने स्टुडंटनी रेला वाजवणे हे म्हणजे एक भयंकर आश्चर्यचकित गोष्ट होती तेव्हा, की अरे हा रेला वाजवतो, असं आश्चर्य कौतुकाने बोललं जायचं की हा रेला वाजवतो. ते इतकं म्हणजे फास्ट वाजवणं तेव्हा फार कमी लोकांना येत होतं. आता सगळीच म्हणजे बहुतेक सगळ्या विद्यार्थ्यांना रेला वाजवणं ही आता काही नॉवेल्टी राहिली नाहीये.
हो सब लोग हो। मुझे actually बोला कि सब लोग अच्छा रियाज करते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे तबला वादकों का सुनते हैं, तो हम्म इसलिए वो अपने आप सब लोग अच्छा अच्छा अच्छी तैयारी से बजा सकते हैं। हम्म लेकिन सिर्फ तैयारी यानी ही अच्छा नहीं है, हम्म हम्म तो उसके साथ वजनदार बजना, कसदार बजना, हम्म। हाँ, और एक लय में बजना। हाँ। नहीं बोले तो थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन अगर वो वही रेला आप एक लय में बज रहा हो ना, तो उसका इफेक्ट, उसका परिणाम, म्यूजिकल हम्म परिणाम ज्यादा होता है, हम्म ज्यादा होता हम्म। है, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। तो ये भी आवश्यक होता है कि आपका बजाना कसदार हो और लयदार हो। हम्म। लयदार लयदार ये बहुत होना बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत मुश्किल से लय के ऊपर कंट्रोल कोई भी कर सकता है। सिर्फ तबला वादक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम्म। सर, म्यूजिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि लयदार होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्या बात है। और उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए सबको, सब तबला हम्म के स्टूडेंट्स को। सिर्फ हम्म तैयार बजाना, उसके हम्म पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तो लयदार बजाने के भीड़ के लिए पीछे। आपने तो इतने सारे आर्टिस्ट को साथ मतलब संगत की है, नृत्य असेल, तत वितत आपली इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, किंवा गायन असेल, तर या सगळ्यामध्ये तुम्ही अ, संगत करताना कशात जास्त रमता आणि का? मी सगळ्यातच रमतो. मला असं बेसिकली मला सगळ्या गोष्टींची आवड. हा हा हा. म्हणजे मला मला गाण्याची पण खूप आवड आहे, गाणं ऐकण्याची पण खूप आवड आहे, मला कथ्थक नृत्य बघण्याची पण खूप आवड आहे, हम्म मला तंतू म्हणजे वाद्यसंगीत ऐकायची पण खूप आवड आहे. आणि हे हम्म. बेसिकली ही आवड असल्यामुळे, मला सगळ्या गोष्टी आवडत असल्यामुळे मला हा. सगळ्यांच्या बरोबर साथ करायला आवडते. कारण मी ते क्या साथ बात है. करत असताना मी ऐकत असतो किंवा बघत असतो. ते नृत्य असेल तर हम्म. बघत असतो, आणि गायन किंवा वादन असेल तर मी ते स्वतः ऐकून त्याचा मजा घेत असतो, त्याचा आनंद घेत असतो. हम्म हम्म. त्यामुळे मला सगळ्यांच्या बरोबर वाजवायला आवडतं. असं कुठल्याही गोष्टीचं असं काही मला स्पेशल नाही. नाव हा 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 नाहीये. हा. दादा आणि प्रोग्राम्स. आणि हा आणि हा. तबल्याच्या भाषेत बोलायचं झालं तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक वेगळं आव्हान असतं. तबला सोलो बरोबर. मध्ये तुम्हाला तुमची तबल्यावरची मास्टरी दाखवायची असते. येस. तुम्ही आतापर्यंत काय मास्टरी त्याच्यावरती मिळवली आहे हे दाखवायचं हम्म असतं. हम्म तर ते एक वेगळं आव्हान असतं. तर गायकाबरोबर तुम्हाला आसदार आणि कसदार ठेका वाजवायचा असतो. हम्म तसंच द्रुतगतीमध्ये खूप तुम्हाला लग्गी वाजवता यायला लागते. त्याचं हम्म एक वेगळं एक आव्हान असतं. लग्ग्या हम्म वाजवणे आणि आणि हम्म कसदार ठेका वाजवणे. हं? हम्म किंवा ठेकाभरी करणे. जेव्हा गायक बोल किंवा ताना घेत असतो, तेव्हा त्याच्याबरोबर ठेकाभरी करणे. हे सुद्धा एक आव्हान आव्हान असतं. असतं. तसंच हम्म. वादकाबरोबर वाजवायचं एक वेगळंच आव्हान असतं, की तो जो विषय मांडतोय त्याच विषयाला त्याच ठिकाणी उत्तर देणे, विचार हा. करून तबल्याच्या हम्म भाषेत, हे खूप हम्म आव्हानात्मक असतं. किंवा हम्म. जेव्हा तो वाद्यवादक झाला वाजवत असतो, तो तेव्हा अतिद्रुत लयीमध्ये ठेका वाजवता येणे कुठलाही, म्हणजे ज्या हम्म. ताल असेल, एकताल असेल किंवा आळा बरोबर. चौताल असेल, हो. हे आव्हानात्मक असतं. तर नृत्याबरोबर असं असतं की तुम्ही जर त्या नृत्य सादर करणाऱ्या बरोबर म्हणजे रियाज करत असाल, प्रॅक्टिस करत असाल, तर तुमचं एक ट्युनिंग जमलेलं असतं. पण जर तुम्ही एक एक नव्याने कोणाबरोबर वाजवत असाल, हम्म. लयदार होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्या बात है. और उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए सबको, सब तबला हम्म के स्टूडेंट्स को। सिर्फ हम्म तैयार बजाना, उसके हम्म पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तो लयदार बजाने के भीड़ के लिए पीछे. आपने तो इतने सारे आर्टिस्ट को साथ मतलब संगत की है, नृत्य असेल, तत वितत आपली इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, किंवा गायन असेल, तर या सगळ्यामध्ये तुम्ही अ, संगत करताना कशात जास्त रमता आणि का? मी सगळ्यातच रमतो. मला असं बेसिकली मला सगळ्या गोष्टींची आवड. हा हा हा.
म्हणजे मला मला गाण्याची पण खूप आवड आहे, गाणं ऐकण्याची पण खूप आवड आहे, मला कथ्थक नृत्य बघण्याची पण खूप आवड आहे, मला तंतू म्हणजे वाद्यसंगीत ऐकायची पण खूप आवड आहे. आणि हे बेसिकली ही आवड असल्यामुळे मला सगळ्या गोष्टी आवडत असल्यामुळे मला हाँ. सगळ्यांच्या बरोबर साथ करायला आवडते. कारण मी ते क्या साथ बात है. करत असताना मी ऐकत असतो किंवा बघत असतो. ते नृत्य असेल तर बघत असतो आणि गायन किंवा वादन असेल तर मी ते स्वतः ऐकून त्याचा मजा घेत असतो, त्याचा आनंद घेत असतो. त्यामुळे मला सगळ्यांच्या बरोबर वाजवायला आवडतं. असं कुठल्याही गोष्टीचं असं काही मला स्पेशल नाही. नाव नाही. हाँ. हाँ नाही, हाँ नाही. हाँ. दादा आणि प्रोग्राम्स. आणि हाँ आणि हाँ. आणि तबल्याच्या भाषेत बोलायचं झालं तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक वेगळं आव्हान असतं. बरोबर. हो हो हो. तबला सोलो बरोबर. मध्ये तुम्हाला तुमची तबल्यावरची मास्टरी दाखवायची असते. येस. तुम्ही आतापर्यंत काय मास्टरी त्याच्यावरती मिळवली आहे हे दाखवायचं हम्म. असतं. हम्म. तर ते एक वेगळं आव्हान असतं. तर गायकाबरोबर तुम्हाला आसदार आणि कसदार ठेका वाजवायचा असतो. हम्म. तसंच द्रुतगतीमध्ये खूप तुम्हाला लग्गी वाजवता यायला लागते. हम्म. त्याचं एक वेगळं एक आव्हान असतं. लग्ग्या हम्म. वाजवणे आणि आसदार हम्म. कसदार ठेका वाजवणे. हं? हम्म. किंवा ठेकाभरी करणे. जेव्हा गायक बोल किंवा ताना घेत असतो तेव्हा त्याच्याबरोबर ठेकाभरी करणे. हे सुद्धा एक आव्हान आव्हान असतं. असतं. तसंच हम्म. वादकाबरोबर वाजवायचं एक वेगळंच आव्हान असतं की तो जो विषय मांडतोय त्याच विषयाला त्याच ठिकाणी उत्तर देणे विचार हाँ. करून तबल्याच्या हम्म. भाषेत हे खूप हम्म. आव्हानात्मक असतं. किंवा जेव्हा तो वाद्यवादक वाजवत असतो तेव्हा अतिद्रुत लयीमध्ये ठेका वाजवता येणे कुठलाही, म्हणजे ज्या हम्म. ताल असेल, एकताल असेल किंवा आला बरोबर. चौताल असेल, हो. हे आव्हानात्मक असतं. तर नृत्याबरोबर असं असतं की तुम्ही जर त्या नृत्य सादर करणाऱ्या बरोबर म्हणजे रियाज करत असाल, प्रॅक्टिस करत असाल तर तुमचं एक ट्युनिंग जमलेलं असतं. पण जर तुम्ही एक एक नव्याने कोणाबरोबर वाजवत असाल, हम्म. जे मी बिरजू महाराजींबरोबर वाजवलं किंवा आता पंडित राजेंद्र गंगानींबरोबर सुद्धा मला हम्म. योग आला की त्यांच्याबरोबर हम्म. मी कधी रियाज झाला नाही. त्यामुळे ऐनवेळी ते काय पठण हो. करत दिशीची ती मनात ठेवून त्याप्रमाणे ऐनवेळी वाजवता येणे. अलर्ट. हं. हे हम्म. हे खूप आव्हानात्मक असतं. परत क्या प्रत्येक बात है. नृत्याबरोबर संगतीला तुम्हाला सगळं खुल्या बाजानी जास्त वाजवायला लागतं. हाँ. ते असं हाँ. प्रत्येक गोष्टीमध्ये वेगवेगळं आव्हान आहे आणि त्यामुळे आव्हान है. आणि मजा येते. प्रत्येक गोष्टीला आवड असल्यामुळे मला हम्म. सगळ्यांबरोबर वाजवायला लागतं. सगळ्यांबरोबर वाजवायला. अच्छा. अच्छा. दादा प्रोग्राम्स आपने इतने प्रोग्राम्स किए, सोलो है, संगत के साथ संगत म्हणून सुद्धा केलेले आहेत. तर कुछ ऐसा खास किस्सा याद है आपको की म्हणजे तुम्हाला कायम तो लक्षात राहील असा एखादा किस्सा घडलेला आठवतोय काही प्रोग्राम दरम्यान? हो, 2 किस्से मला इथे आता सांगावेसे वाटतात. किस्से म्हणजे घटना ज्या माझ्या हम्म. एकदम हृदयाच्या जवळच्या आहेत. हाँ. खूप वर्षापूर्वी 15-16 तरी वर्ष किंवा कदाचित 20 वर्ष पण झाली असतील. हम्म. तर मी पुण्यामध्ये सोलो वाजवत होतो आणि त्या सोलोची माझी थीम होती की पारंपरिक तबला. अच्छा. अच्छा. हाँ, मैंने उस टाइम मैंने उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब और उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब की ने जो चीजें बजाई हाँ. है और जो कर की है, उन चीजों को बजाने का प्रयास मैंने किया था उस सोलो में। ओ. हाँ हाँ. और सामने सुनने के लिए मेरे गुरुजी तो थे ही, लेकिन हाँ. उनके गुरुजी भी थे। ओ. उनके गुरुजी यानी पंडित पंढरीनाथ नागेशकर जी, वो भी थे। नागेशकर बुआ. अच्छा अच्छा. तो वो थे वहां पे और अ, वो एकदम कंसंट्रेशन से पूरी एकदम ऐसे मेरा सुन रहे थे और हाँ. मैंने देखा कि उनके आंखों से आंसू बह रहे क्या बात है. हैं। ओ. फिर बात होने के बाद जब मैं उनके पास उनके आशीर्वाद लेने उनको नमस्कार करने गया तो उन्होंने हम्म. मुझे से करीब ले लिया और बोला कि बेटा तुमने मुझे मेरे गुरुओं की याद दिलाई। क्या बात है. क्या बात है. आता ऐकलं तरी काटा आला अंगावर. क्या बात है. मला मला आत्ताही भरून आला तो घटना कमाल. आठवून। कमाल. तो मला खूपच म्हणजे एकदम माझ्या हृदयाजवळ। दुसरी एक घटना माझ्या खूप जवळची आहे हृदयाच्या। ती म्हणजे असंच ऐसे मेरा सोलो ही था, पुणे में ही था और हम्म. सोलो अच्छा हो गया और सब श्रोतुगण बहुत तालियां बजी, सब खुश हो गए।
और फिर उस सोलो के बाद गुरुजी थे सामने सुनने के लिए, वो स्टेज पे आ गए और अच्छा। उन्होंने माइक पे कहा कि रामदास, मैंने अभी तक तुम्हारे जो सोलो सुना है उसमें से ही सबसे अच्छा सोलो था, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आज से तुम तबला ही तुम्हारा गुरु हो गया है. आह, क्या तो बात आता है, तबला ही वाद्य तुझा गुरु झालेला आहे, असं ते मला म्हणले. ते क्या बात है, म्हणजे या दोन कमाल. इतक्या मोठ्या घटना माझ्या आयुष्यात की तर मी कधी विसरू नाही शकत. क्या बात है, क्या बात है. खरंच खूपच ऐकून सुद्धा म्हणजे खूपच काटाच आला अंगावर. दोन्ही खरंच इतक्या खूपच. खूपच कमाल गोष्टी आहेत. थोडस वेगळ्या विषयाकडे वळतोय. अभी आप देख रहे हैं कि आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो पूरा टाइम उन्होंने तबला ये करियर चूज किया है और जो कला प्रदर्शन ही करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सीखने के बाद क्लासेस नहीं लेते हैं पर प्रोग्राम्स करते हैं. और अभी जो हालात है उससे तो ऐसा लग रहा है कि और कुछ दिन कुछ महीने शायद प्रोग्राम्स नहीं होंगे. तो हाँ, काम चल रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस है तो क्लासेस ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, पर अर्थार्जन वैसे सोचा जाए तो वैसे होता नहीं है. तो एक गुरु होने के नाते आप इसके बारे में कुछ सोचते हो कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद अर्थार्जन हो सकता है, या कुछ संस्था जो पहले प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती थी, आप उनको कुछ आइडियाज दोगे इस माध्यम से, शायद कोई सुन के उस पर विचार करके शायद कुछ पॉजिटिव निकल आए. एक गुरु होने के नाते आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो? मैं पहले वो औरों के लिए कुछ बातें कहना चाहते हो और फिर बाद में स्टुडंट्स के लिए. जे आपण बघतो की बरेच कलाकार आता ऑनलाईन परफॉर्म करता आहेत. म्हणजे फेसबुक लाईव्ह असेल, इंस्टाग्राम लाईव्ह असेल. तर मध्ये मी एक फेसबुक वरतीच एक जाहिरात बघितली होती. कुठली तरी संस्था होती का वेबसाईट होती, मला ते आता आठवत नाहीये, पण त्यांनी एक कार्यक्रम केला, कार्यक्रम रेग्युलर कार्यक्रम ऑनलाईन. आणि मी माझ्या वाचनात आलेला, पाहण्यात आलेला तो पहिलाच कार्यक्रम असा आहे की ज्याच्यामध्ये पेड रजिस्ट्रेशन होतं आणि 2 कलाकारांचा कार्यक्रम होता. म्हणजे फर्स्ट हाफ मध्ये वाद्य संगीत, सेकंड हाफ मध्ये गायन. आणि भरपूर म्हणजे 4 तासाचा तो कार्यक्रम होता. 2 तास वाद्यवादकाला, 2 तास गायकाला, असं भरपूर होता. आणि त्यांची वेळ अशी होती की शक्यतो जगभरच्या सगळ्यांना तो बघता यावा. तर अशी त्यांनी ती वेळ निवडली होती आणि मग त्यांनी ती फेसबुक वरती त्याची जाहिरात मी वाचली आणि मला असं कळलं की तो कार्यक्रम खूपच सक्सेसफुल झाला. अरे वा. खूप म्हणजे, आणि ऑफकोर्स ते कलाकारही खूप नावं, पॉप्युलर नावं होती आणि त्यामुळे त्यांना रजिस्ट्रेशन खूप झालं आणि तो बऱ्यापैकी सक्सेसफुल झाला. तर माझ्या मते असे कार्यक्रम ऑर्गनायझर्स लोकांना आता करायला हरकत नाही ऑनलाईन. पण त्याची काय, जसं परवा ना आरतीताई सुद्धा एक वाक्य मस्त म्हणाल्या होत्या की जेव्हा आपल्या हातात कंट्रोल येतो तेव्हा ते कला पाहताना, म्हणजे जसं आपण कसं आता थिएटरमध्ये स्वतः उठून जातो तर पूर्ण आपण तिथले होतो, तसं घरात बसून पिक्चर बघणं, घरात बसून फेसबुकवर हे बघणं, तो एक फरक पडतो. तर ऑडियन्स म्हणून तुम्ही काय? फरक पडणार तो आता ऑनलाईन कार्यक्रम म्हणून असतील तर हा फरक पडणारच. दुसरा एक मोठा फरक असा आहे की लाईव्ह कॉन्सर्ट मध्ये जे ऑडिटोरियम मध्ये होतात, प्रेक्षागृहांमध्ये होतात, त्यामध्ये जे कलाकार आणि श्रोत्यांमध्ये जे एक म्युझिकल इंटरॅक्शन होत असते, समोरून बरोबर आहे वगैरे वगैरे, ती देवाणघेवाण होत असते ना, तर ती ऑनलाईन मध्ये होणार नाही. त्यामुळे स्टुडिओ मध्ये जाऊन परफॉर्म केल्यासारखं कलाकाराकरता होणार, फील येणार आहे. हो 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 हो. आणि श्रोत्यांकरता सुद्धा युट्यूब मध्ये बघितल्यासारखं असं होऊ शकेल, युट्यूब वरती जाऊन बघितल्यासारखं. फक्त एकच चांगली गोष्ट आहे की युट्यूब हे फ्री आहे आणि जेव्हा तुम्ही तो एखाद्या पॉप्युलर कलाकाराला ऐकण्याकरता तुम्ही पैसे भरून रजिस्ट्रेशन करता तेव्हा तुम्ही शक्यतो ते एखाद्या कॉन्सर्ट ऐकल्यासारखंच ऐकणार, असं
हो याची हो हो शक्यता जास्त मला वाटते. हो 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 हो. तर असे असे कॉन्सर्ट्स या सगळ्या कॉन्सर्ट ऑर्गनायझेशन्सनी सुरू करावेत, असं मला मला त्यांना एक सजेशन आहे, सल्ला आहे. कदाचित वेगवेगळ्या थीम्स घेऊन किंवा लोकांना अट्रॅक्ट करतील अशा जर हा, क्लासिकल बेसस थोड्या थीम्स घेतल्या तर लोक अच्छा हे काय आहे असं म्हणून बघतील. तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी थीम्स या ते ऐसे करेंगे. कुछ. ऐसे हाँ. जब ऐसे शुरू हो जाएगा और वो जब नॉर्मल हो जाएगा, तब अपने आप लोग ऐसे अलग अलग उसको ये सोच आगे आएगी कि इस प्रकार से हम्म. कॉन्सेप्ट करनी है, इस प्रकार से करनी है, हम्म. जिससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए और ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिले और ज्यादा लोग हम्म. ऑनलाइन देखे सुने, ऐसे पर ट्राई अपने आप करना चाहिए, पर ट्राई करना चाहिए. हम्म. पहले हम्म. जब तक पब्लिक कॉन्सर्ट पहले जैसे नहीं शुरू होती, तब तक हम्म. मुझे लगता है कि इस टाइप की कॉन्सर्ट्स होनी चाहिए, जिसमें कलाकार को भी अच्छा इनकम मिलेगा और और श्रोताओं को भी अच्छा म्यूजिक सुनने को देखने को मिलेगा, म्यूजिक क्योंकि डांस. सगळीकडे तेच म्हणतात की अन्न वस्त्र निवारा या आपल्या गरजा आहेत, पण मला वाटतं करमणूक मनोरंजन ही सुद्धा एक गरजच झालेली आहे. आहे, पण ती सगळ्यात शेवटची गरज आहे अनफॉर्च्युनेटली. नाही पण आता आता किती ठिकाणी आपण बघतोय की बाहेरच्या देशांमध्ये लोक मध्ये एक व्हिडिओ बघितला, बाहेर येऊन ऑर्केस्ट्रा म्हणजे एक दोन जण इथे पिया आपलं सिंथेसायझर वाजवत होते, एक ड्रम वाजवत होता, तिकडच्या बाल्कनीत एक हे करत होता, इथला नाही बाहेरच्या देशातला, आणि बाकीच्या बाल्कनीमध्ये लोक बघून ते बसून बघत होते कार्यक्रम. सो ते, आणि काही ठिकाणी तर इतकं डिप्रेशन आणि असं आलेलं लोकांना की बाहेर येऊन बाल्कनीतून जोरजोरात गातायत. सो हा त्यामुळे हा म्हणजे प्रश्नच नाही, असे कार्यक्रम व्हायलाच पाहिजेत आणि याच्यावरती सगळ्यांनी विचार केलाच पाहिजे. आणि असे कार्यक्रम सुरू झालेले आहेत. मला एक दोन लोकांनी ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट की तुम्ही आमच्याकरता असं कॉन्सर्ट द्याल. क्या बात है, क्या बात है. असे सुरू होणार आहेत आणि नक्कीच थोडंफार एक सोल्युशन थोड्याफार प्रमाणात का होईना आत्ताच्या सिच्युएशन हिंदी हिंदी हिंदी. तो ऐसे दर्शकों ऑनलाइन आपका कुछ क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, हम क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है दादा से तो प्लीज आप जल्दी से पूछ लीजिए. टाइम लिमिट है क्या? अभी अभी 1 घंटा है ना? हाँ, 1 घंटा नहीं, हम दिन भर भी बात कर सकते हैं दादा. एक प्रश्न आलाय. अब्बाजींच्या बरसीमध्ये जेव्हा तुमचं तबलावादन झालं त्यावेळी उस्ताद झाकीर हुसेनजी आणि सगळे मोठे कलाकार उपस्थित होते, सोलोला स्टँडिंग ओवेशन मिळालं, तर तो अनुभव कसा होता हिंदी में? हाँ, एक्चुअली मैंने जो पहले 2 घटनाएं बताई मेरे दिल के जो करीब वाली है, वैसे ये भी है सबसे करीब वाली घटना है, जो अब्बा जी की बरसी में मुझे तबला बजाने का मौका मिला. और मैंने जिंदगी में पहली बार मेरे 10-15 फीट दूरी से जाकिर भाई ने वो पूरा मेरा सोलो तबला सुना. क्या बात है, क्या बात है. बाद में मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, उनको बहुत अच्छा लगा. तो यानी मैं इतना जीवन सफल हो गया. हाँ, ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे ट्रांस में गया था उस टाइम. क्या बात है. और मैंने एक किस्सा भी सुना था कि आप उनके यहाँ गए थे और शायद जाकिर भाई इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, और नेक्स्ट जनरेशन कौन है इसमें उन्होंने आपका भी नाम लिया था. जी जी. क्या था वो? वो तो बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छे हैं दिल से, तो और वो सब जानते हैं, वो पूरा जानते हैं कि म्यूजिक वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहा है. तो और उनके जैसे कलाकार से आशीर्वाद मिलना, ब्लेसिंग मिलना, ये क्या तो बात है. बहुत खुश हूँ. दादा एक मेरा एक क्वेश्चन होता है, रिक्वेस्ट होता. हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का एक ही भाग हो गया. अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या बताना है? सॉरी हाँ वो रह गया. बिल्कुल बिल्कुल वो रहेगा. मेरा स्टूडेंट्स के लिए ये एक कहना है कि देखिए,
हम सब लोग संगीत क्यों सीखते हैं? कि खुद को आनंद मिले और हम दूसरों को भी आनंद दे सके उसका। इसके लिए सब संगीत नृत्य सीखते हैं ना। यस। खुद का आनंद पहले है। हुँ? तो आप साधना करते रहिए और मेरा फल मिलेगा ही। परमा पक्का विश्वास है कि परमेश्वर आपकी साधना ऐसे निष्फल नहीं होने देगा। आपको अच्छा रिटर्न उसका मिलेगा, लेकिन रिटर्न के लिए साधना मत करिए। खुद खुद के आनंद के लिए साधना, खुद को भूल जाने के लिए साधना करिए, प्रयास करिए। उसका उसका अच्छा फल आपको मिलेगा ही, ये मेरा पक्का मानना है, विश्वास है। क्या बात है। ये 2 लाइंस भी मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स और जो भी आपके फॉलोअर्स है एक प्रेरणादायी है उनके लिए. कारण खूप म्हणजे कलेमध्ये थोडासा असं आहे आता की थोडेसे कलाकार. क्या है कि एक्चुअली कला सीखने का मेन गोल यही होता है ना, कला सीखना जिससे खुद को आनंद मिले, ये मेन गोल है. और बाकी स्वांत सुखाय आपण म्हणतो. कॉन्सर्ट कितने मिलते हैं, ऑनरेरियम, नहीं, इसका पहले कोई सोचती नहीं है. ये उसके बाय प्रोडक्ट्स है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फोकस किस में होना चाहिए? हमारी साधना पे. यस. हमारी कला पे फोकस होना चाहिए. तो ये बाय प्रोडक्ट्स अपने आप आपकी तरफ आने वाले हैं. लेकिन आपका अगर फोकस ही उधर हो गया तो गड़बड़ तो गड़बड़ है. आपका फोकस कभी भी उधर उसकी तरफ होना नहीं चाहिए कि मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलना है या ज्यादा अर्थार्जन होना चाहिए उससे. इसकी तरफ मत दीजिए, साधना करिए, आपको फल अवश्य मिलेगा. बिल्कुल. क्या बात है. दादा, एक रिक्वेस्ट होती है, जो भी गुरुजन कलाकार यहाँ आता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर कुछ चीज हमें सिखा के जाएंगे तो ये जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है, जो स्वाभ्यास का पीरियड है, उसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा जिसका हम जरूर अभ्यास करेंगे. और ये सुन के आप सिखा रहे, ये सुन के तो आपके स्टूडेंट्स बहुत खुश होने वाले हैं. तो क्या सिखाएंगे आज? ऑनलाइन सिखाते हो दादा? आप ऑनलाइन सिखाते हो? ऑनलाइन नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि वो जो आमने सामने बैठ के जो कंटिन्यूटी रहती है ना सिखाने की, वो ऑनलाइन पे कंटिन्यूटी रहती नहीं. पहले मैं बजाऊं, फिर वो बजाएगा, फिर मैं जिस नगमे पे बजा रहा हूँ उसको बंद करना है, फिर उसका नगमा चालू करके उसको, वो उसमें कंटिन्यूटी रहती नहीं है. और वो उसमें मुझे मजा नहीं आता है, इसलिए मैं ऑनलाइन सिखाना शुरू नहीं किया है. हाँ. मेरे एक कुछ शागिर्द है जो अभी दूसरे गांवों में या दूसरे देशों में अभी सेटल हो गए, तो उनके लिए मैं कभी कभी करता हूँ. अच्छा. लेकिन ऐसे तो मैंने हम सबके लिए छोटी सी फरमाइश है हमारी की एक रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर सिखाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा. म्हणजे त्या कारणाने एक आम्हाला पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमच्याकडून मिळेल, एक काहीतरी शिकायला आणि त्याचा अभ्यास करायला एक सदुपयोग होईल. काय शिकू? तुला काय वाटतं, काय शिकू? कुछ भी जो आपको ठीक लगेगा. जैसे तबला के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से. हाँ, नहीं वो क्या, तबला हो या कत्थक हो या कोई वाद्य वादन हो, सब में तो लय ताल है ही. तो, बिल्कुल. तो ये सब के लिए लेसन है, सिर्फ तबला वादकों के लिए. हाँ. सोचता हूँ क्या है. आराम से. हाँ. कुछ तिहाइयाँ सिखाऊं? ऐसा करते हैं हम, जो लोग सीखते हैं ना, कि कोई भी नया ताल जब सीखते हैं तो उसके पहले वो ताल हाथ पे रख के कहने के लिए सीखते हैं. फिर उसका हाथ पे एक गुण रख के दुगुन करना, फिर तिगुन करना, फिर चौगुन करना, ऐसे सीखते हैं ना हम. हाँ, बिल्कुल. तो उसी टाइप का ये थोड़ा सा एक्सरसाइज है कि कोई भी ऑड मात्रे का ताल लो, जैसे कि रूपक है. तो मैं रूपक कहता हूँ, तिन तिन. थोड़ा सा हाथ वर ठेवला. तिन, हाँ, तिन तिन ना, तिन ना, तिन ना, तिन तिन ना, धिन ना, धिन.
tin tin na tin na tin na tin tin na tin na tin 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 na tin na tin tin na tin na tin 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 na tin na tin na tin, ऐसे हम सीखते हैं, है ना, जनरली। बिल्कुल। तो अभी मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ कि अभी मैंने एक गुण किया, दो दुगुन किया और चौगुन किया। तो हम्म, तो दुगुन मैंने 2 बार कहा, चौगुन 4 बार कहा। 4 बार का। हम्म अभी मैं ये सब एक एक बार ही कहने वाला हूँ। अच्छा। एक बार अच्छा। एक गुण, एक बार दुगुन और एक बार चौगुन, एक के ओके। पीछे एक। हम्म। और ये जो है, ये सब मैं जब 4 बार कहूंगा, रिपीट करूंगा, तो फिर से सम पे आएगा। हाँ। हाँ? हम्म। तीन तीन ना तीन ना तीन ना 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 तीन तीन ना तीन ना तीन तीन ना तीन ना तीन ना तीन तीन ना तीन ना तीन ना तीन तीन ना आह, तीन ना तीन ना तीन तीन ना तीन ना तीन ना तीन तीन ना तीन ना तीन ना तीन। ओह, कमाल, कमाल, कमाल। कोई भी हम्म। और आप ले, हम्म। और मात्रों की फ्रेज ले सकते हैं, जैसे हाँ। ता थई तक। आप हम्म। आप ये है ता हम्म। थई तत, ता 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 थई तत, ता। आहा, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। तो बराबर दुगुन और और चौगुन। एक 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 बार एक एक बार। इसका एक उल्टा, इसका उल्टा भी एक एक्सरसाइज। हाँ। अभी चौगुन बराबर। हाथ पे मैंने एक गुण रखी थी, राइट। हाँ। और मुंह से दुगुन किया, चौगुन किया। हाँ। अभी हाँ। उसके उल्टा, हाँ। हाथ पे चौगुन रखना है, अच्छा। और अच्छा। उसका गुनाह करना है, 1/3 करना है, 1/4 करना है। ओके। अच्छा। क्या तिन तिन बात है। ना तिन ना तिन 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 ना तिन ना तिन ना 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 तिन तिन ना हाँ हाँ तिन हाँ हाँ ना हाँ हाँ। तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना tin na tin na tin tin na tin na tin na tin tin na tin na tin na tin tin na tin na tin na क्या बात tin tin na tin tin na tin tin na tin na tin na tin tin na tin na tin na tin। क्या बात है, क्या बात है। कमाल, कमाल। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सबके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। थैंक यू। एक एक और अभी एक बात मेरे दिमाग में आ गई, जो हाँ। तबला बेसिकली तबला वादकों के लिए है, लेकिन हाँ। कथक नर्तक वालों के लिए भी है, के लिए। हाँ। तो हाँ। तबले में एक फरमाइशी चक्रधार, हम्म। एक कंसेप्ट है, मालूम है ना? राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत साल पहले, 20 से एक साल शायद उसको हुए होंगे, और अभी याद नहीं। एक बम्बई में एनसीपीए में मेरे गुरुजी ने एक तबले के ऊपर सेमिनार किया था। अच्छा। हम्म, हम्म। और सभी सभी तबला वादक उसमें आए थे, सभी। किशन हम्म। महाराज जी आए थे, क्या अब्बा बात है। जी आए थे, और जाकिर भाई आए थे, अनिंदोदा, सब सब थे। हम्म। जितने भी तबला वादक सब आए थे उसमें। हम्म। सब हर एक ने कुछ ना कुछ बात पे, टॉपिक पे बात की थी। हम्म। तब हम्म। तो मुझे गुरुजी ने उस टाइम में टॉपिक दिया था कि तिहाई चक्रधार, फरमाइशी चक्रधार आणि कमाली चक्रधार, ऐसे वो टॉपिक था। अच्छा। उसमें जो गणित रहता है। हाँ।
आपको बोलना था या बजाना था? नहीं, बोलना था, बोलना बोलना था था, और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी एक्सप्लेन करना था, करना लेकिन था, ज्यादा। एक्सप्लेन करना था। तो उसका जब मैंने अभ्यास शुरू किया तो फरमाइशी चक्रधार का, हाँ, हम्म हम्म तब उस टाइम मुझे जो भी फरमाइशी चक्रधार मालूम थे, हाँ उसको मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे एक ऐसे उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिजाइन नजर आ गया। अच्छा अच्छा। तो हम्म वो मैं अभी आपको सबको बता रहा हूँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी ताल लो, कोई भी ताल, हाँ उसके हाँ। उसके उसके चार इक्वल पार्ट्स करो। अच्छा। हम्म? तो पहले हाँ तीन पार्ट, ये वो चक्रधार का जो तिहाई के पहले जो बचता है मैटर, उसके लिए हाँ वो पहले तीन भाग देना, पहले तीन हाँ पार्ट्स। और जो हाँ। चौथा पार्ट है वो तिहाई के लिए, अच्छा अच्छा। हम्म किसी भी ताल के, तो उसका हम्म। अपने आप फरमाइश हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये ट्रिक है। ये ट्रिक है। अभी अच्छा। उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सपोज हाँ हमने रूपक ले लिया, हाँ हाँ। तिन तिन ना, तिन ना, तिन ना, हम्म। तो पहले पहले उसके चार इक्वल पार्ट्स करना है। तीन राइट। तीन ना, तीन तीन ना, तीन तीन ना, तीन ना, तीन ना, तीन तीन ना, तीन ना, तीन ना, तीन तीन ना, तीन ना, तीन ना, ये चार हम्म। इक्वल पार्ट हो गए। ओके, यस पहले यस। तीन पार्ट ये मैटर है, इसलिए उसको सेम रखता हूँ। और हाँ जो चौथा भाग है, चौथा पार्ट है, जिसको हम तिहाई करना है, उसको मैं हाँ। तकिट तकिट नहीं कहूंगा। हाँ? ओके तिन ओके। तिन ना, तिन ना, तिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तकिट तकदि मिठा, तकिट तकदि मिठा, तकिट तकदि मिठा, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तकिट तकदि मिठा, तकिट तकदि मिठा, तकिट हाँ तकदि मिठा, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तिन तिन ना, थिन ना, थिन ना, तकिट तकदि मिठा, तकिट तकदि मिठा, तकिट तकदि मिठा। आ कमाल कमाल। ऐसे किसी भी ताल में होता है। हाँ। ओ और अच्छा। किसी भी टुकड़े का हम फरमाइशी चक्रधार कर सकते हैं, इस हिसाब से, इस डिजाइन से, किसी भी। डिजाइन से। हाँ हाँ। ट्राई जरूर ट्राई करेंगे, हम सब जरूर ट्राय करेंगे. कोणाचे काही क्वेश्चन्स आहेत का? एक मिनिट हा दादा. हा, बस सब एकदम. कुछ कुछ ना देना देना करने लगे क्या कुछ? बोल ही नहीं पा रहे बस. मुझे बस बोलना है, इसलिए इंटरव्यू लेना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बस बाकी सब ऐसे ही है. थँक यू सो मच दादा. पेशकार पेशकारचे छंद, पेशकारचे छंद असं लिहिलंय. नहीं, पेशकार ये ऐसी चीज है कि जो गुरु के सामने बैठ के ही सीखने की हम्म बात है। तो हम्म ऐसे ऑनलाइन सिखाई नहीं जाती। तो हम्म. गुरु से ही सीखना चाहिए, जो भी पेशकार। गुरुजी प्लीज गुरु के सम. सामने, हम्म, हाँ जी क्या? के सामने बैठ के ही सीखना चाहिए। बिलकुल बिलकुल. मला वाटतं काय फर्स्ट सोलोच्या आठवणी, ऍक्च्युली फर्स्ट सोलोची आठवण. आता मला माझा पहिला सोलो झाला होता, तो मी 8 वर्षाचा होतो अच्छा. तेव्हा मी सामंत गुरुजींकडे शिकत होतो. आणि सामंत गुरुजींची तेव्हा षष्टब्दी पूर्तीचा कार्यक्रम होता भरतनाट्य मंदिरात. हा हा. आणि तेव्हाच आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं वादन, सामंत गुरुजींच्या विद्यार्थ्यांचं वादन होतं, आणि मी सगळ्यात छोटा होतो, लहान होतो त्यामध्ये. हा हा त्यांनी मला तबला वादना करता तेव्हा त्यांनी स्टेज स्टेज परफॉर्मन्स करता संधी दिली होती. हा हा. आणि तेव्हा मी वाजवला, काय वाजवला मला आता काही आठवत नाही, पण मी लहान होतो आणि त्यावेळी बहुतेक लोकांनी खूप कौतुक केलं होतं माझं. आणि तेव्हा तिथे, ही 1971 सालची गोष्ट आहे. हम्म तर हम्म. आमच्या कार्यक्रमानंतर तिथे एक मराठी नाटक होतं, आणि त्या नाटकाचं हिरो कोण, अरुण सरनाईक, ते अच्छा तिथे आलेले अच्छा. होते. ते तिथे हा आधीच पोहोचले होते, आणि माझा तबला सुनो त्यांनी ऐकला, आणि त्यांना ते इतके खुश झाले की हा. त्यांनी तिथेच स्टेजवरती येऊन माझं कौतुक केलं, आणि मला त्यांनी 100 रुपये दिले होते. क्या बात आहे. पहिलं हा, बक्षीसही म्हटलं पाहिजे. 1971 सालची 100 रुपये. 71.
बापरे, हा तो विचारच नाही केला मी. अरे म्हणजे बापरे. आता त्याची कितीतरी हो हो कारण तेव्हा होता पगार हा 100 रुपये, हो 125 रुपये, 150 रुपये असा पगार हो असायचा हो किंवा त्याच्यापेक्षाही हो कमी. हो. क्या बात है, क्या बात है. तर ती एक मला खूप चांगली आठवण आहे त्याची. पहिला सुरू. ठीक आहे. आता प्रश्न खूप आहेत, तर मला वाटतं राजू दादा परत एकदा आपल्याला कला संवादमध्ये तुम्हाला इन्व्हाइट करावं लागणार आहे. परत आम्हाला वेळ द्या, कारण जरूर खूप प्रश्न आहेत. जरूर आपण परत थोड्या दिवसांनी राजू दादांशी गप्पा मारूया. हम्म? जरूर जरूर. तर थँक्यू राजू दादा, तुम्ही इथे तुमचा मग बहुमोल तेव्हा वेळ. तेव्हा काही मला जमलं तर मी काही गायकांकरता आणि कथक नृत्यांगनांकरता पण काहीतरी मी शिकवायचा प्रयत्न करेन. येस, नक्की 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 दादा. तोपर्यंत मला वाटतं आम्ही हा अभ्यास कम्प्लीट करू तुम्ही शिकवलेला. तुम्ही तुमचा बहुमोल वेळ दिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच राजू दादा, आणि प्रेक्षकांना सुद्धा थँक्यू सो मच. म्हणलं पाहिजे की तू मला या तुझ्या एपिसोड करता आमंत्रित केलंस. खूप छान नाही, वाटलं. तुमचे खूप छान विचार आमच्यापर्यंत पोहोचले, आणि म्हणजे आता पॉझिटिव्ह एनर्जी आम्हाला अशीच मिळतीये. त्यामुळे थँक्यू सो मच. नमस्कार. थँक्यू.